जो विद्यार्थी वरीयता स्थान पर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और अंतिम सत्र में जो कि कवि रमेश दत्त दुबे पर केंद्रित है, उसमें दुबे जी के परिजनों द्वारा श्यामलम संस्था के सहयोग से रमेश दत्त दुबे सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो अंतिम सत्र में वह सम्मान भी दिया जाएगा। अब बहुत इंतजार नहीं करते हैं, जो जिस पहली बढ़त का हमने उल्लेख किया था कि श्री अशोक वाजपेयी यहाँ आए हैं। आप सब कवि, आलोचक, संस्कृति कर्मी की तरह तो जानते ही हैं, पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अशोक जी पूरे देश में एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी की तरह एक प्रतिपक्ष का स्वर बने हुए हैं और हम सब इस बात से वाकिफ हैं। हम अशोक जी से आग्रह करेंगे कि वे आरंभिक वक्तव्य दें। मित्रों, यूं तो सागर कई बार आया हूं इसको छोड़ने के बाद। 1960 में मैंने ये शहर छोड़ा था और तब भी उसके बाद प्रकाशित अपने पहले कविता संग्रह का नाम रखा था शहर अब भी संभावना। योग वाशिष्ठ में ये कहा गया है, आजकल योग वाशिष्ठ वाले का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि बहुत सारे परंपरा, साहित्य, दर्शन से सर्वथा निरक्षर लोग भारतीय परंपरा का ज्ञान देते हैं। बहरहाल योग वाशिष्ठ में कहा गया है कि ये संसार उस छाप की तरह है और प्रभाव की तरह है जो कहानी समाप्त हो जाने के बाद बची रहती है, बचा रहता है। तो मेरी कहानी भी समाप्त होने को है, तब कब हो जाएगी क्या भरोसा। लेकिन जब तक नहीं है, जब तक वो मुकाम नहीं आता है, मैं पूरी बेशर्मी से और जिद से एक निजी किस्म के अभियान में लगा हुआ। वो अभियान है कम से कम हिंदी समाज को और हिंदी शहरों को ये याद दिलाना कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। हम लोगों ने जब यहां शुरुआत की थी तो हम में से किसी को ये अंदेशा नहीं था कि हम कवि होंगे, बल्कि अब तो और भी उस जमाने में भी कवि होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये जिसके बस का कुछ और है नहीं, जो किसी मसरफ का निकलेगा नहीं, वही कवि वगैरह होगा। तो मेरे सौभाग्य से मेरे एक अध्यापक थे इसी सरकारी स्कूल में, जो कुल 2 वर्ष मेरे अध्यापक थे, लक्ष्मीधर आचार्य। उन्होंने मेरे जीवन के 2 लक्ष्य बिना मुझसे पूछे या मेरी सलाह ये निर्धारित किए थे। मैंने उनके साथ ही पहली बार उनके कहने पर कल्पना नाम की पत्रिका पढ़ी। उससे कुछ नई कविता में क्या हो रहा है इसका आभास हुआ। वरना सागर शहर में तो बहुत ही गीतकार कवियों के कवि सम्मेलन होते थे। हिमालय पे चढ़ा हो कि क्या देखता हूँ कि हिंद का झंडा गड़ा देखता हूँ, इत्यादि इत्यादि। ऐसी मूर्खतापूर्ण वीर रस की पंक्तियां ऐसी होती थी। तो उन्होंने कल्पना पढ़ने को कहा। उनके साथ मैंने पहली बार चाय पी, क्योंकि हमारे घर में बच्चों को चाय वर्जित थी।
पहली बार एक होटल में समोसा खाया, पहली बार फिल्म देखी, पहली बार शास्त्रीय संगीत सुना। और जब मेरा जनेऊ हुआ तो उन्होंने एक पुस्तकों का उपहार मुझे भेजा। अब मेरी उम्र 14 बरस की है, मैं 10th क्लास में दाखिल हुआ हूं, और वो उपहार मेरे पिता हमारे पैतृक गांव राजापुर गढ़ेवा लेकर आए। उसमें अज्ञे का कविता संग्रह हरि घास पर क्षण भर, शिखर एक जीवनी के 2 भाग, सुमित्रानंदन पंत के, उन दिनों सुमित्रानंदन पंत स्वर्णाकांत थे, तो स्वर्ण शिखर और स्वर्ण कुछ और, ऐसे 2 पुस्तक संग्रह, और एक रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद। 14 बरस की मेरी उम्र है। मेरा अध्यापक मुझे ये पुस्तकें उपहार में दे रहा है, और ये पुस्तकें उस समय सागर में मिल सकती थी। ये बात है 1954-55 की, यानी आज से और 80 साल पहले की। बहरहाल जब वो उनका तबादला हो गया, हम लोग बहुत रोए गाए, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि तुम्हारा परिवार तो प्रशासकों का है और तुमको भारतीय प्रशासन सेवा में आना चाहिए, पर मरना कवि की तरह। अब 14 बरस के लोग कोई मरने के बारे में सोचते हैं, तो युवा लोगों का, युवा होने का एक अर्थ ही है कि आप मानते हैं कि आप अमर हैं। तो मेरे मन में ये गांठ पड़ गई कि मरना है कवि की तरह। बहरहाल उन दिनों अच्छी कविता के श्रोता आज भी कम नहीं है, वो तब भी कम थे, और अक्सर कवि लोग ही एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो हम लोगों की एक गोष्ठी, अब मुझे वो ठीक से याद नहीं है कि वो जगह क्या थी। हम लोग 10-12 कवि फर्श पर बैठे थे और कविता पाठ कर रहे थे, और एक कवि जब अपनी कविता सुना रहा था तो दुर्भाग्य से उसी समय चाय आ गई। अब उन दिनों ये कागज के प्याले वगैरह तो होते नहीं थे, बाकायदा प्याले होते थे जो खनखनाते थे। तो उनकी खनखनाहट से जो अध्यक्ष महोदय थे, बुजुर्ग थे, जहां तक मुझे याद है उनका नाम रमा हृदय ऐसा कुछ उपनाम था, तो उनका ध्यान उस ओर चला गया। तो ये जो कवि कविता पढ़ रहा था बहुत नाराज हुआ, तो कहा मैं आपको कविता सुना रहा हूं और आपका ध्यान चाय पर है। तो हालांकि वो बुजुर्गवार या हम में से कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था, उन्होंने कहा कि नहीं, नो नो, पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर। तो मुझे मालूम है कि मेरे व्याख्यान के बाद अब आप चाय या खाना खाएंगे तो यही एहसास आपको होगा, लेकिन व्याख्यान तो ठीक था पर खाना बेहतर है। तो मुझे ये बात 13-14 बरस में समझ में आ गई थी कि मैं एक ऐसे समय और समाज में कविता लिखने की हिमाकत करने जा रहा हूं जिसमें हर चंद मुझे बताया जाएगा कि कविता से बेहतर कुछ और है। तो इसका एक काट तो ये निकला कि बाद में जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा दोनों में आ गया कि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि कवि चाहे तो ये भी कर सकते, ऐसी कोई बड़ी तुर्रम खा की जरूरत नहीं होती। पर उन दिनों सागर में विश्वविद्यालय मकरोनिया में होता था, दूर था, और ऐसा विश्वविद्यालय था जिसके कुलपति थे द्वारका प्रसाद मिश्र, जो जब हम लोग जा रहे होते थे विश्वविद्यालय तो उनकी गाड़ी वहां से विश्वविद्यालय से अपने घर की ओर लौट रही होती। वो ज्यादातर विश्वविद्यालय में नहीं रहते थे,
लेकिन उनका इतना रुतबा था कि विश्वविद्यालय उनकी बिना उपस्थिति के चलता था। बहरहाल क्योंकि हम तब तक इन दो लक्ष्यों से प्रेरित अपने को मान चुके थे, तो एक वर्ष विज्ञान पढ़ने के बाद और उसमें भी टॉप करने के बाद मैंने तय किया कि मैं बीए पढ़ूंगा। तो चूंकि मैंने आर्ट्स फैकल्टी में, साइंस फैकल्टी में टॉप किया था, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो एक लड़की ने आर्ट्स फैकल्टी में टॉप किया, तो उसको भी स्कॉलरशिप। तब एक ही फैकल्टी में 2 स्कॉलरशिप होंगी, तो ये कोई टेक्निकल झंझट फंस गई। तो मुझसे कहा गया कि तुम जाके कुलपति महोदय से मिलो। अब द्वारका प्रसाद मिश्र या कुलपति से एक छात्र का मिलना बहुत ही मतलब, खैर हिम्मत करके मैं गया। तो जब मैं गया तो मुझे एक दृश्य याद है, वो चुरुट पीते थे। चुरुट ने कहा, जो तो वो चुरुट पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहे। तो मैं जब दाखिल हुआ तो उनकी पीठ मुझे नजर आई और उन्होंने वहीं से पूछा कि तुम साइंस छोड़ के आर्ट्स में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मेरी इसमें रुचि नहीं है, मुझसे बनती नहीं। बोले बनती नहीं? तुमने टॉप किया है, साइंस के हर सब्जेक्ट में तुम्हारा डिस्टिंक्शन है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरी रुचि नहीं है, मैं थोड़ा साहित्य वगैरह में जाना चाहता हूँ। साहित्य में जाना चाहते हो? हालांकि वो स्वयं साहित्यकार थे, लेकिन ज्यादातर साहित्यकार अपने बेटे बेटियों तक को साहित्य में दिलचस्पी देने से गुरेज करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं चुप रहा। मैंने कहा मैं एक वादा करता, मरता क्या ना करता। मैंने कहा वादा करने में क्या दिक्कत कि तुम बीए में टॉप करोगे। चलो वादा करके हम आ गए, हमको स्कॉलरशिप मिल गई। मैं हिंदी का छात्र 9वीं कक्षा के बाद नहीं रहा, तो मैं हिंदी का एक अवैध छात्र हूं। मैंने हिंदी क्लासरूम में नहीं पढ़ी, तो विधिवत भी नहीं पढ़ी। तो उन दिनों सागर विश्वविद्यालय में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी अध्यक्ष थे। वो अध्यक्ष मेरे ताऊ की मृत्यु के बाद बने थे। हमारे ताऊ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास वगैरह के शिष्य थे, और उनका जो रिकॉर्ड था वो उनके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 30-40 वर्ष तक बना रहा। इतने नंबर किसी और को मिले ही नहीं। बहरहाल उनकी मृत्यु हो गई, उस बाद नंदुलारी जी। और नंदुलारी जी उस समय नई कविता के ज्ञात शत्रु थे, उसका विरोध करते थे। और हम लोग, यानी हम लोग से मतलब राजा दुबे, आग्नेय, प्रबोध कुमार, मैं, रमेश दत्त दुबे, ये लोग, जितेंद्र कुमार, हम लोग नई कविता लिखने की उद्दंडता कर रहे थे। तो इसमें सिर्फ रमेश दत्त दुबे बीए के छात्र थे, वो हिंदी पढ़ते थे। तो उनका वहां होना इसलिए भी अच्छा था कि हम लोगों को कुछ हिंदी अकादमिक जगत में क्या हो रहा है इसकी कुछ खबर मिल जाती थी। मतलब उनसे हम लोग जासूसी करवाते थे एक तरह से, और हम लोग बिल्कुल अलग थे। तो फिर ये हुआ कि इतना काफी नहीं है कि हम अलग हैं, कुछ मुंह भी चढ़ाते रहना चाहिए। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई, उसका नाम रखा रचना। उसका निमंत्रण अंग्रेजी में छपता था, और उसमें 2-4 फ्रेंच शब्दों का इस्तेमाल हम करते थे। हमें इतनी अंग्रेजी आती थी, ना फ्रेंच आती थी, लेकिन ये हिंदी विभाग का मुंह चढ़ा देंगे। पर उसी रचना में
अज्ञे का एक व्याख्यान हमने आयोजित किया। उसी रचना में मुक्तिबोध का एक व्याख्यान हमने आयोजित किया। और यही नहीं कि आयोजित किया, जब हम बीए सेकेंड ईयर में थे तो एक चुनाव जो होते हैं, छात्र संघ थे, तो चुनाव होने वाले थे। तो जो सज्जन सचिव के पद के लिए लड़ रहे थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, तुम लड़कियों का कॉमन रूम होता था, वो वहां बैठती थी जब क्लास वगैरह ना हो, क्या तुम हमारे साथ चलो, सिर्फ कुछ मत बोलना, हमको 150 वोट मिल जाएगा। तो मेरे कहने से कैसे मिल जाएगा, तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम बड़े बुद्धिजीवी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि शर्त एक है कि तुम किसी मंत्री या राजनेता से छात्र संघ का उद्घाटन नहीं कराओगे और किसी लेखक या बुद्धिजीवी से कराओगे। तुम कहा ठीक है, चलो हम लिख के दे दो। लिख के दे दिए, पर हम गए, वो जीत गए। अब सवाल हुआ कि किसको बुलाएं। उस समय जो हिंदी में जिस लेखक का सबसे अधिक वर्चस्व और प्रभुत्व था वो अज्ञे थे। तो ये तय हुआ कि अज्ञे को बुलाया जाए। और ये करीब, अब हमारे पास तो अज्ञे से कोई संपर्क था नहीं, तो प्रोफेसर दया कृष्ण थे जो दर्शन विभाग में अध्यापक थे और इन दिनों कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के बड़े निकट थे। उनको उनकी बातचीत से पता चला था कि वो अज्ञे जी को जानते। तो बहरहाल उनके निमंत्रण पर अज्ञे आए। मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने बड़ा तीर मारा कि अज्ञे को बुला लिया, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि अज्ञे जब ये उद्घाटन करने आए थे उनकी आयु कुल 47 वर्ष की थी। उनका कार्यक्रम हुआ उद्घाटन का, फिर हमारे यहाँ व्याख्यान हुआ। तो 2 ही अध्यापक थे हिंदी विभाग के जो हमारे कार्यक्रमों में आते थे, गंगाधर झा और प्रेम शंकर। अज्ञे जी जब चले गए, उनको स्टेशन छोड़ के जब मैं घर लौटा तो फोन आया कि कुलपति आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अज्ञे जी आए थे, सब ठीक ठाक रहा? मैंने कहा ठीक हो गया। कहाँ है? मैं उनको चाय बुलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो तो चले गए, मैं उनको अभी छोड़ के आ रहा हूँ। कहे बाकी सब ठीक रहा। अब मैंने ठीक इस वक्त पर चुगली करना जरूरी समझा, तो मैंने उनसे कहा नहीं बाकी सब तो ठीक रहा, वो नंदुलारी जी बाहर चले गए। क्या मतलब? मैंने कहा वो आए नहीं, वो शहर के बाहर चले गए और ज्यादातर उनके हिंदी के अध्यापक भी नहीं आए। ठीक है। अगले दिन मेरे पिता जब यूनिवर्सिटी से घर लौटते थे तो नंदुलारे जी के यहाँ चाय पीते हुए आते थे। तो आए, जब आए तो अच्छा, जब वो आते थे तो हम सब इधर उधर भाग जाते थे कि उनका पारा बड़ा। हमें अपने पिता से बहुत डरता था कि क्यों, मैं जिंदगी में किसी और से डरा ही नहीं सिवा अपने पिता ने। तो बहरहाल उन्होंने कहा तुमने एनडी को क्या कह दिया? डीपी ने आज उनको बहुत डांट लगाई। अच्छा, वो इसी तरह से शब्द, एनडी का मतलब नंदलाल वाजपेयी, डीपी का मतलब डीपी। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे वो कह रहे थे कि क्या अज्ञे जी आए तो आप शहर छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए कि आप उनसे असहमत हैं। ये बात भी याद रखने की है कि एक राजनेता साहित्यकार, एक हिंदी के मूर्धन्य आलोचक को ये सीख दे रहा था कि तुम्हारा विरोधी भी हो तब भी उसका आदर करना चाहिए। बहरहाल उन्हीं दिनों हम लोगों को ये खत सवार हुई, खासकर राजा दुबे, आग्नेय, प्रबोध कुमार और रमेश दत्त दुबे को, कि हम लोग एक पत्रिका निकालें। तो पत्रिका निकालने के साधन कहां से आएंगे? तो साधन तो इतने आसानी से थे नहीं, पर किसी तरह से हम लोगों ने आपस में
करकरा के पत्रिका निकाली संवेद, उसके कुल 2 अंक निकले। पर संवेद के 2 अंकों में 1958 और 59 के वर्षों में अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, विजय कुमार माथुर, निर्मल वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, विद्यानिवास मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, विधानंद माधव मूर्ति बोध, इसका नाम ले, उन सब की रचनाएं छपी। हम अज्ञात कुलशील लोग थे, हमको कौन जानता। 2-4 कविताएं छपी थी, बहुत खराब कविताएं हमने सबने लिखी, आप लोग बहुत सारे अभी तक लिख रहे हैं, तो हमने भी खराब कविताएं लिखी थी, लेकिन वो अच्छी पत्रिकाओं में छपी थी। बाद में जब मैंने अपना पहला कविता संग्रह नियोजित किया तो मैंने 150 कविताएं खारिज कर दी, और वो सब ऐसी थी जो बड़ी अच्छी पत्रिकाओं में छपी थी। कल्पना में छपी, वसुधा में छपी, सुप्रभात में छपी, ज्ञानोदय में छपी, पर बहुत ही बेकार की कविताएं थी। पर बहरहाल हमारी कविताओं से तो हमारी कोई कीर्ति थी नहीं। कीर्ति जिसने शायद आकर्षित किया होगा कि एक छोटे शहर में कुछ लोग नए साहित्य का संघर्ष कर रहे हैं, तो इस नाते हमें इस तरह का सहयोग मिला। उन दिनों हमारे मित्र रमेश दत्त दुबे जो थे, मैं और वो पैदल चलने के बहुत ही अटल विश्वासी थे। हम गर्मियों के दिनों में लू चल रही है तो 12 बजे निकलते थे घूमने, हमारे बारे में बदनाम था ये। उसका एक कारण ये था कि हम जाते हुए 3 बत्ती के पहले स्टूडेंट बुक डिपो होता था, आपको तो जाने है कि नहीं। उस स्टूडेंट बुक डिपो में हमने हंस का शांति अंक एक प्रति खरीदी। उस स्टूडेंट बुक डिपो में 3 कविता संग्रह उन दिनों नए नए निकले, 4, नरेश मेहता का वन पाखी सुनो, दुष्यंत कुमार का सूर्य का स्वागत, अजित कुमार का अकेले कंठ की पुकार, और चौथा कौन था, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह। और दाम तो 2-3 रुपए होते थे, पर हम लोगों के पास 2-3 रुपए भी कहां होते थे। तो मैं रमेश दत्त दुबे को, हमारे पास 5 रुपए थे, लेकिन चाहिए थे शायद 11 रुपए। तो हमने रमेश दत्त दुबे को स्टूडेंट बुक डिपो में वो पुस्तकों के साथ बैठाया, और मैं भाग के गोपालगंज अपने घर के वहां से पैसे लेके आया। तो ये वातावरण था। शहर ज्यादातर हमसे उदासीन था, ये हमें पता है, लेकिन शहर ज्यादातर उदासीन रहते हैं। ऐसे बहुत कम शहर होंगे जो अपने लेखकों, कवियों, कलाकारों को याद करते हैं। और इस समय एक अभियान है कि हम भूल जाएं, और ये बहुत सुनियोजित अभियान है जो हमको ऐसी चीजों को भुलाने को कह रहा है जिनसे हमारा रहने का, सोचने का, जीने और सहने का ताना बाना गुना हुआ है, जो उसके अनिवार्य हिस्से हैं, उनके बारे में इनको भूल जाओ। तो साहित्य का एक काम भूलने के विरुद्ध सन्नद्ध रहना, साहित्य का ये काम याद दिलाना है, साहित्य का ये काम याद रखना है, याद करना है और याद दिलाना है। और हमने तब ये सोचा, और सोचने के पीछे एक और कारण ये बना कि सैयद हैदर रजा, जिनकी उदारता के कारण ये फाउंडेशन है, उनसे जब मैं पहली बार मिला और उनको ये पता चला कि मैं सागर का हूं, तो उन्होंने मुझे दमोह के अपने किस्से सुनाए, क्योंकि वो दमोह में थे। और वो
ऐसे कलाकार थे जिनको अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के अध्यापकों के नाम याद थे। वो लगभग, उनको जब तक मैं उनके साथ रहता था, और अखिलेश का भी अनुभव होगा, वो अपने अध्यापकों को राम नाम की तरह याद करते थे। और उनके अध्यापकों के नाम मुझे याद हो गए। नंदलाल छरिया, बेनी प्रसाद स्थापक, गौरीशंकर लहरी और दरियाव सिंह राठौर, ये उनके अध्यापक थे। मेरा इनसे में से किसी से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनको याद थे। तो ये जो याद रखना है, ये दरअसल बहुत सारी खराब यादें भी होती है, उनको भूल जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको कभी डांट पड़ी हो, आप पकड़े गए हों कोई चोरी चकारी करते हुए वगैरह वगैरह, आपकी प्रेमिका ने ही आपको डांट लगा दिया हो क्योंकि आप किसी और की तरफ भी देखे पाए गए वगैरह, ये सब होता रहता है, इसमें भी डांट पड़ती है। लेकिन ये जो याद है, हम जीवन को सामान्यीकृत अवधारणाओं में याद नहीं करते। हम बैठ के ऐसा नहीं सोचते हमारा जीवन अच्छा गुजरा कि गया गुजरा, ज्यादातर खराबी गुजरता है कुल मिलाकर, भले हमको न लगता हो, औरों के देखे वो बहुत खराब है, लेकिन वो जीवन हम ब्योरों में याद करते हैं। और कविता भी अंततः उसका देवता जो है वो ब्योरों में बसता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं दुखी हूं। कविता में ये कहने का मतलब एक मूर्ख उक्ति है, इसका कोई मतलब नहीं। वो उसी तरह की मूर्ख उक्ति है जैसे मैं सुखी हूं। हालांकि सुखी होने वाली जो मूर्ख उक्तियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, तो खैर, लेकिन हम याद करते हैं कि किस चीज ने हमें दुख दिया था, वो चीज क्या थी, वो प्रसंग क्या था, वो फांस कहां थी जो दांत में अटक गई, इसने हमें दुख दिया। तो इसलिए याद करने का अर्थ एक तरह से जीवन का पुनराविष्कार करना, उसको फिर से अपने अंदर पुनर्जीवित करना। तो हमने जब ये अभियान सोचा, मैं सोचा कि और शहरों में होगा सो होगा, हमको कम से कम अपने शहर में तो शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत ये शुरुआत है। हमारे यहाँ ऐसे लोग और ऐसे आयोजक मिलना मुश्किल हो गए हैं जो इस तरह की चीजें करें। उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालयों में हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित श्रेणी में ऐसा होता है कि एकाध विश्वविद्यालय कभी कुछ थोड़ी जुर्रत करके या हिमाकत करके मुझे बुला लेता है और नियत तिथि के 1 या 2 दिन पहले उस विश्वविद्यालय का कुलपति उस आयोजन को दी गई अनुमति को वापस ले लेता है। तो ऐसा इतनी बार हुआ है कि अब हमें इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ये आयोजन हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं किया है, जानबूझकर नहीं किया है। हालांकि मैं ही उस विश्वविद्यालय का एक उत्पाद हूं और मेरे जीवन के सबसे अच्छे वर्ष भी वहां गुजरे हैं, जब इसका मैंने कुछ आपको बखान में किया। क्योंकि हो सकता है कि ऐन वक्त पर ये पता चलने पर कि इसके पीछे अशोक वाजपेयी नाम का गर्हित व्यक्ति है, और दूसरा ये कि ये फाउंडेशन एक मुसलमान द्वारा बनाया था। तो इसलिए हम शामलम और हमारे पुराने मित्र हैं, पड़ोसी हैं,
लगभग पारिवारिक मित्र रहे हैं, और मैं श्री शरण बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये आयोजन यहाँ किया। हम आपके भी बहुत आभारी हैं कि आप आए हैं, पर इसको यहीं नहीं रुकना चाहिए। आप क्या याद करें, क्या न करें, इससे तय होता है कि आपका विवेक कितना सम्यक है। मसलन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आग्नेय मेरे जीवन के उत्तर काल में पता नहीं किन कारणों से मेरे घोर शत्रु हो गए, घोर निंदक हो गए। कोई अवसर नहीं छोड़ते थे जब मुझे गाली न देते। लेकिन इस बात से त्रस्त और व्यथित होकर मैं उनके कविता के अवदान को याद न करूं, ये उचित नहीं होगा। ये मेरी परंपरा में नहीं। हम ठीक उसी तरह से जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र ने जब नंदुलाल वाजपेयी को डांट लगाई थी कि तुम उनसे असहमत हो इसलिए कि आप शहर छोड़ के चले जाएंगे, तो बहरहाल इन तीनों कवियों के बारे में एक और बात जो कहने की है, इनमें एक, इसको आप शब्द नहीं सोचता है पर शायद वही ठीक है, एक गहरी और सघन स्थानीयता है। अच्छी कविता स्थानीय भी होती है और अपनी स्थानीयता को एक तरह की स्मरणीय पदार्थमयता में भी बदल देती है। इसलिए हम ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं। पिछले दिनों मुझे एक पुस्तक मिली, रिल्के's वेनिस। रिल्के वेनिस जाते थे। रिल्के आप जानते होंगे कि 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवियों में गिने जाते हैं। वो वेनिस जाते थे और वहाँ से चिट्ठियाँ लिखते थे, नोट्स लिखते थे, डायरी लिखते थे, कविता लिखते थे। किसी ने उन सबको मिला के उनका एक ऐसा संचयन तैयार किया है कि जैसे आप रिल्के को उस वेनिस को आप रिल्के की आंखों से देखते हुए चल रहे हैं। ऐसे शहर हैं। ज्यादातर कवियों को अपने मूल शहर में मरने का या दफन होने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारे ही बड़े कवि जिन शहरों में दिवंगत हुए और जहाँ वो उनकी अंत्येष्टि हुई वो उनके शहर नहीं थे। न मुक्तिबोध का शहर था दिल्ली, न अज्ञे का शहर था दिल्ली, न सुभाष नगर शहर था शमशेर बहादुर सिंह का, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से कवि अभिशप्त होते हैं, वो शहर में होते हैं, उस शहर का को अपनी कविता में तरह तरह से सेलिब्रेट करते हैं, पर वो उस शहर को गंवाने के लिए भी अभिशप्त हैं। शहर और कवि का शायद ये एक विडंबनामय संबंध है। निराला भी अंततः इलाहाबाद में मरे। इलाहाबाद उनका शहर तो नहीं था। शायद प्रसाद को ही ये संयोग मिला कि वो बनारस के थे। तो ये जो शहर है, मैं ये सागर शहर के अंदर जाने से घबराता हूं। मैं पहले एक बार गया था तो मुझे अपना शहर याद ही नहीं आया, कहीं नजर ही नहीं आया कि कहाँ है। मैं अपना घर भी बड़ी मुश्किल से पहचान पाया कि अच्छा ये हमारा घर था। मेरी कविता में हमारे घर के सामने लगा बकौली का पेड़ और कठचंदन सामने वहाँ लगा होता था, ये सब है। पीछे कंपनी बाग था, ये तालाब है और रमझिरिया का मेला होता था, वगैरह वगैरह, वो सब है। लेकिन वो सब यहाँ अब है नहीं।
तो मैं आपसे ये भी सुझाना चाहता हूँ कि एक शहर को अपने कवियों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि वो उस शहर को गंवा चुके हैं जो इन कवियों के पास था और जो शायद उनकी कविता में बचा हुआ है, और शायद आपको ये कुछ अंदाज मिल सकता है कि ये शहर पहले कैसा था, क्या था। और शहर में ऐसी बहुत सारी चीजें, गे जी जब आए मुझे याद आता है, मैं और रमेश दुबे ये जो पीली कोठी है, पीली कोठी होती थी ना जिसपे उर्स वगैरह भरा करता था, हाँ, उससे एक रास्ता कैंटोनमेंट की तरफ जाता था, हाँ, तो उस पर हम लोग टहलने आते थे तो वहां जाते थे। एक आकाशनी नाम का पेड़ होता है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है और बहुत ऊपर जाके बहुत ही सौंधी गंध वाले फूल लगते हैं, वो बहुत ही अद्भुत पेड़ लगता है और एक मिथुन जैसा दिखाई देता है। हमें ये पता ही नहीं था कि इसका नाम आकाशनी। पता कैसे चला? अज्ञे जी आए हुए थे और अज्ञे जी दया कृष्ण के यहाँ रुके हुए थे, जो क्या दुकान का नाम था, चाय की दुकान एक होती थी, एक चौराहा जो मकरोनिया की तरफ सड़क जाती है उस पर, उसके पास अज्ञे जी से बात करते हुए पता चला, बोले आपके यहाँ तो बड़े आकाशनीम के पेड़ हैं। चुप कि आकाशनीम कौन सा पेड़ है, अब पूछना भी मतलब हम लोग अज्ञे जी को प्रभावित करने में भी लगे हुए थे, तो ये हमको नाम ही नहीं पता है। हालांकि अब ज्यादातर लोगों को सब्जियों के, मसालों के, पेड़ों और फूलों के नाम नहीं पता। आपको लाल फूल वाला पेड़ है, लाल फूल के तो 4-5 पेड़ होते हैं, कौन सा? गुलमोहर के, सेमल के वगैरह। तो खैर, ये जो हमारी स्मृति से हमारी अपनी जीवन के ब्यौरे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और उनकी जगह क्या ले रहा है? एक रूप, एक तान। हम एक से पन की तानाशाही के अंतर्गत रह रहे हैं। सब लोगों की तरह होना चाहते हैं, हर एक का मकान ही वैसा हो गया। हम लोग, मुझे याद है बचपन में गोपालगंज में हमारे घर के एक बगल एक दबे मास्टर रहते थे और सामने एक बख्शी जी रहती थी और जहाँ चंदन का पेड़ था उसके पीछे वो ठाकुर साहब रहते थे। इनमें से हर एक के घर की गंध अलग थी। अच्छी बुरी का सवाल नहीं है, गंध के अलग होने का सवाल है, क्योंकि जीने की का जो ढब था वो कुल मिलाकर तो यही था कि उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, गाते हैं, लेकिन हर एक का गाना, हर एक का रोना, हर एक के आंसुओं का नमक अलग था। ये सब गायब हो गया। अब ये कहां बचेगा? क्योंकि आपने एक से पन की तानाशाही को बहुत मुदित मन होकर स्वीकार किया, ये आप पर लादी गई है और आप बड़े प्रसन्न हैं कि वाह, हमारे शहर में भी। अभी हम आ रहे थे तो फ्लाईओवर बन गए, अब अच्छी खासी सड़क है, उस पर फ्लाईओवर क्यों बन रहा है? तो जो सड़क अच्छी खासी चल रही है उस पर फ्लाईओवर क्यों बन रहा है? ऐसी चीजों से हम बहुत चमत्कृत हैं और बहुत हल्ला गुल्ला करके बहुत सारी चीजें बनाते हैं। मसलन हमने एक राम मंदिर ही बना दिया तो पहली बरसात में चूने लगा। हमने एक बड़ा राम पथ बना दिया तो उसमें 20 गड्ढे बरसात में हो गए। हमने एक नई संसद भवन बना दिया, वो पहली बरसात में पानी। तो हम जो कर रहे हैं वो ब्योरों को गिन गिन के नष्ट करने का समय है, और ठीक इस समय साहित्य का काम,
और सजग नागरिक का काम इन ब्योरों को बचाना है। कम से कम उन ब्योरों की याद को तो बचाना है। अगर वो ब्योरे वास्तविक भौतिक जीवन में नहीं भी बच पाते, ये जो 3 कवि थे, इनमें सबसे बीहड़ और सबसे आत्म निर्मम, आत्म क्रूरता की हद तक जाते हुए जितेंद्र कुमार थे। उनके जीने का ढब भी बहुत बीहड़। वो एक विचित्र शैली उनकी थी, जो मतलब दिनों तक नहीं नहाना, कई दिनों तक दाढ़ी नहीं बनाना, वगैरह वगैरह, इस तरह के उनके, वो भी एक ही तरह के कपड़े पहनना, जिंदगी भर वो कुर्ता और पैंट पहनते रहे। उन दिनों मैं पैंट और कुर्ता नहीं पहनता था, वो जितेंद्र कुमार से सीखा। लेकिन मैंने कुछ खूबसूरत खूबसूरत कुर्ते चुने। जितेंद्र कुमार पता नहीं कहाँ से धूसर धूमिल फटे लगभग गए बीते चुनते थे। एक दूसरे तरह का जीवन था रमेश दत्त दुबे का। रमेश दत्त दुबे बीहड़ता के दूसरे प्रकार थे। वो ऐसे मित्र थे जो जीवन में जितने बीहड़ थे, कविता में उतने सुघड़ थे। उनकी कविता में एक तरह का बुंदेलखंडी लालित्य है और एक तरह की बुंदेलखंडी सख्ती, या क्या कहेंगे उसको, कठोरता, एक तरह की कठोरता भी। उन्होंने अपने जीवन के बीहड़पन को कविता में अंतरित नहीं किया। और क्योंकि उनका बुंदेलखंड से बहुत गहरा नाता था, उन्होंने ईसरी का अनुवाद किया था हिंदी में, तो उनके यहाँ एक लालित्य बचा हुआ है जो मोहक है, ऐन्द्रिक है। लेकिन स्वभाव के अक्खड़ थे। वो किसको कब क्या कह दें, इसका कभी अंदाज नहीं लगाया जा सकता था। और वो अपने अंदाज में, और कई बार जब आपको कुछ कहना होता था तो वो अपनी माँ का सहारा लेते थे कि बहू ने ऐसो कहो, मतलब बेचारी माँ काहे को कहेंगे ऐसा। लेकिन रमेश दत्त दुबे आपको सीधे कहने के बजाय ऐसा कुछ करते थे। सबसे बीहड़ कविता थी जितेंद्र कुमार की। आग्नेय हम में उस जमाने में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। हम लोग तो वैसे ही बीए में थे, वो एमए में थे, पढ़े लिखे बहुत थे। बहुत दिनों तक उनकी कविता का कोई अता पता ही नहीं था कि वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कहाँ गायब हो गए। जब मैंने पहचान निकाली तो खोज खाज के उनका पहला कविता संग्रह पहचान सीरीज में प्रकाशित हुआ। छोटे हम उनको कहते थे। उनका नाम तो था छोटे लाल, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि भाई छोटे लाल नाम से तो साहित्य में कभी कोई हुआ ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये तो नाम ही लोगों को विरत कर देगा। तो उन्होंने, और वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे, तो उन्होंने अपने स्वभाव की उग्रता के अनुकूल और कुछ अज्ञेय की वजन पर नाम चुना आग्नेय। तो वो बाद में अग्निवर्षी साबित भी हुए। हालांकि ज्यादातर अग्निवर्षा उनकी उन्हीं को जलाती रही, यह बात है, तो ये तो होता ही है। पर बहरहाल उनके यहाँ धीरे धीरे जब वो अपने जीवन के उत्तर काल में आए तो उनका रुख कुछ बहुत ज्यादा फैसला कुन हो गया। वो संपादकीय लिखते थे तो उसमें बहुत दूसरों की मलामत करते थे। उनकी दृष्टि में उदाहरण देते थे किसी विदेशी कवि का, और अच्छा उदाहरण देते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, अनुवाद भी अच्छा करते थे। लेकिन
उदाहरण का प्रयोग करते थे अपने समकालीनों समवयस्कों को लाठी लगाने के लिए। तो बहुत सारे उनके जो वक्ता थे वो धीरे धीरे ज्यादा ही कुछ हो गए, मतलब उनके हिसाब से तो हिंदी में कोई ऐसा लेखक ही नहीं है जो वैसा जीवन जीता हो जैसा लेखक को जीना चाहिए। तो ये हो गया तो हो गया, अब इसमें क्या किया जाए। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कुछ इस तरह की बात कही कि अशोक वाजपेयी ने मार्क्सवाद के लिए कब संघर्ष किया। तो मैंने तो कभी कहा भी नहीं कि मैंने मार्क्सवाद के लिए कुछ भी किया। तो ये आप ऐसे ही कहें कि आप अशोक वाजपेयी ने पान की दुकान क्यों खोली, अरे भाई खोली नहीं हमने। तो खैर ऐसे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ सहयोग भी थे। एक बात ये भी देखने की सोचने की है, आपके सामने कहने में क्या बात है, आप तो परिवार हैं। ये जो 3 कवि थे, इनमें से किसी ने मुझसे कभी कोई सुविधा का या कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं की, सिवा आग्नेय की। आग्नेय ने मुझे चिट्ठी लिखी कि वो कहीं थे, पता नहीं अजमेर में है, कहाँ थे, उनकी पत्नी अलवर में उनकी पत्नी अध्यापिका थी और उन्हीं से उनका जीवन यापन होता था। तो उनको लेकर इसको, तो हमारे यहाँ उस समय पद खाली हो रहा था प्रशासनिक अधिकारी का भारत भवन में, तो हमने कहा यहाँ आ जाइए, आ गए। अब ये बात तो खैर आप में से कुछ को पता ही होगी कि जब ये लेखक कलाकार प्रशासन में आ जाते हैं तो ये जो बाकायदा प्रशिक्षित प्रशासक होते हैं उनसे ज्यादा सख्ती और उनसे ज्यादा नियमबद्धता दिखाने की कोशिश करते हैं। अब भारत भवन में जो कलाकार थे उनमें एक अनौपचारिक संबंध था। उसमें ये नहीं था कि आप यहाँ हस्ताक्षर करिए, ये करिए, 2 बजे आइए तो दर्ज करिए कि आप 2 बजे आए हैं, वगैरह। ये उन्होंने सख्ती, तो हालत ये हुई कि भारत भवन का जो बहुत बड़ा कलाकार समुदाय था वो उनके खिलाफ हो गया। अब वो चूंकि मेरे मित्र थे और मैं उनको लाया था, तो किसी को मुझसे ये कहने की हिम्मत ना हो कि वही तो लाए हैं। धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये हो रहा है, यही कलाकार अगले दिन महादेवी आनी है तो रात को 1 बजे तक काम कर रहे हैं, और वही कलाकार अगले दिन अगर 11 बजे आ रहे हैं बजाय 10:30 के, तो इस तरह की बातें होती रहती। तो कवियों का व्यवहार और जीवन जरूरी तौर पर आदर्श नहीं होता। कविता तो आदर्श हो सकती है, कवि का जीवन अक्सर नहीं होता। हालांकि हमारे बहुत सारे लेखकों का जीवन आदर्श जीवन भी रहा है, यानी ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने कभी कोई नैतिक कमजोरी, कोई बौद्धिक पिलपिलापन या सामाजिक विच्छिन्नता प्रकट की। और ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, पर बहरहाल ये सब तो चलता रहता है। इससे बुनियादी बात यह है कि इस शहर को अब नियमित रूप से यहाँ और याद करने वाले लेखक हुए हैं। ज़हूर बख्श थे यहाँ, जो प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे, और उनको शहर से भागना पड़ा क्योंकि दंगे हुए थे उनके उस इलाके में जहाँ वो रहते थे। और भी लोग थे हमारे जमाने में, तो एक थे क्या, चौहान बेधड़क, राम सिंह चौहान बेधड़क। तो वो कहते थे कि डाकू लोग उन दिनों
कभी कभी किसी व्यापारी इत्यादि की नाक काट देते थे। तो उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी कि डाकू किसकी नाक काटते, कटती है तो कट जाने तो, नाक बड़ी कीमती नहीं है। अब तो रोज ससले हमारे गुंडे नाक काट रहे हैं और हमको अपनी नाक कटने पे कोई विशेष त्रास नहीं होता। शिव कुमार श्रीवास्तव अद्भुत तुके बनाते हैं। जैसे एक मुझे याद है वो दिन मुझे कॉलेज के, पिताजी जिस जगह मुझको भेज के। अब कॉलेज के और भेज के, ऐसी तुक तो महर्षि गुप्त नहीं बना सकता। और उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी कि मैं सिक्का हूं लेकिन खोटा, मैं चाय नहीं पिलवा सकता, मैं पान नहीं खिलवा सकता, इसीलिए किसी भी कुत्ते से मैं पूछ नहीं हिलवा सकता। और ये शहर के, ये आप ये कहें कि ये बहुत बड़े कवि नहीं थे, ठीक है नहीं थे, पर अच्छे कवि थे, अपनी जड़ों में जमे हुए कवि थे। इनमें से एक ही हमारे मित्र रमेश दत्त दुबे थे, जो सागर के बाहर कभी गए, यानी सागर उन्होंने छोड़ा नहीं। बाकी सब तो हम लोग आन गांव के सिद्ध हैं अगर हैं, पर रमेश दत्त दुबे यहीं जमे रहे। और इनमें से किसी का भी, यानी हालांकि सब बुंदेलखंड के थे, इन पर बुंदेलखंड का प्रभाव है। बाद में कई बार मुझे ऐसे शब्द याद आए, मैं आपको एक घटना सुना के खत्म करूंगा। मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में भर्ती हो गया था, तो शहरा दिवाली और गर्मी की छुट्टियों में आता था। तो उन दिनों लगभग बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी बीना से सागर, दमोह जाती थी, कटनी जाती थी। वो इतनी धीमे धीमे चलती थी। तो एक स्टेशन होता था आगासौर, अभी भी होगा शायद, तो आगासौर एक स्टेशन था। तो हमारी 3rd क्लास का डब्बा होता था। तो कुछ किसान आके बैठे, और हालांकि बेंचें खाली थी, लेकिन 3-4 लोग नीचे, मतलब डब्बे के फर्श पे बैठ गए। थोड़ी देर गाड़ी चली, फिर पता नहीं क्या हुआ, रुक गई। उसी समय बारिश शुरू हो गई और सूर्योदय हो रहा। तो धूप पड़ रही थी और वो किरणें जो थी वो सुनहरी सुनहरी सी चमक रही थी। तो एक किसान दूसरे से बोला, देखो कैसो चमकदार बरस रहो। अब मैं वहां में चमकदार, जो बहुत ही बिल्कुल नया शब्द था ही मेरे लिए, और ये कि ये बिल्कुल प्रामाणिक है। चमकदार बरस रहा, ऐसे तार बरस रहे हैं जो चमक रहे हैं। मैं आया तो उन दिनों कीर्ति कुमार, कांति कुमार, वो थे बुंदेलखंडी पीठ पर। तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा एक चमकदार शब्द है बुंदेलखंडी में, मैं तो नहीं समझता। मैं कहते हैं कोश, हमने कोश पलटा, उसमें शब्द नहीं था। तो मैंने एक शब्द को जन्म लेते देखा। कवि के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक शब्द बिल्कुल नया एक साधारण व्यक्ति ने गढ़ दिया। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी और अपने पहले संग्रह में वो कविता शामिल की, और वो संग्रह छपा तो बनारस में। तो बनारस में तो जो प्रूफ रीडर होते हैं वो भी विद्वान ही होते हैं। तो उसने मेरे अज्ञान पर तरस खाते हुए, चमकदार तो कोई शब्द होता नहीं, उसने उसको ठीक करके चमकदार कर दिया। अब उसका सारा, कविता का सारा मर्म जाता रहा। अब संग्रह में बाद में हमने एक शुद्धि पत्र लगाया जिसने उसको ठीक किया। फिर एक बार जब मेरी कुछ कविताओं का उसमें फिर वो चमकदार की जगह चमकदार
चमकदार की जगह चमकदार। तो भाषा ऐसे गढ़ते हैं लोग। और मुझे उस समय ये समझ में आया कि रमेश दत्त दुबे ने जो गहरा संपर्क बनाया था बुंदेलखंडी लोक संपदा से, वो कितना सृजनगर्भी था, कितना कल्पनाशील था और कितना संवेदना को समृद्ध करने वाला। तो रमेश दत्त दुबे को विशेष रूप से याद करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ बुंदेलखंड बोलता है। बहरहाल आपने मेरी बात बहुत सुन ली। आभार, इस उम्मीद के साथ कि दूसरों को भी याद करेंगे और इनको भी कभी कभी याद करेंगे हमारे बिना भी। धन्यवाद। रजा फाउंडेशन ने इन 6 कवियों का एक चयन प्रकाशित किया है, पुनरपि। हम आग्रह करेंगे उदयन वाजपेयी, चित्रकार अखिलेश हमारे बीच हैं, गोविंद द्विवेदी सर, मदन सोनी जी मंच पर आएं और पुनरपि का लोकार्पण करें। जो विद्यालयों में संपन्न हुई, हमारे 6 विद्यालय, उनके प्राचार्य गण यहाँ हैं, उन्होंने बहुत सक्रिय सहयोग किया। उन विद्यार्थियों को हम यहाँ मंच के सम्मुख आमंत्रित करते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ारू से निशा लोधी, आनम खान, सुमन कुशवाहा, आते जाएं आप सभी। तनु कोरी, ये उत्कृष्ट विद्यालय से, भावना विश्वकर्मा, चंचल राजपूत, मोनिका कुशवाहा, पवन मौर्य, दिव्या लारिया पुरानी सदर स्कूल से हैं। ये सीएम राय MLB विद्यालय से निशा मिश्रा, माही सैन, सुभाषनी लोधी, दृश्य कुमार रवि, पूनम अहिरवार, पुष्पेंद्र, सुदीक्षा सेन, महिमा यादव, जिया बहना, ऋषिका क्रांति। हम अशोक जी से आग्रह करेंगे कि वे इन सभी वरीयता स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें। और भाई साहब भोपाल रहते जी हाँ, अखिलेश मैं वीरेंद्र हूँ। यूट्यूब पे प्रधाननामा चैनल बनाया है, मेरे सारे अग्रज कवि मौजूद है। उन पर अलग अलग एपिसोड बनाए हैं। उदयन का भी है, डॉक्टर का भी है, मनोज जी पे हैं। हाँ हाँ, अच्छा। उनको क्या दिया जाना, डायरी वो किताब के लिए जो बैक पैक के पीछे स्कूल उपयोगी रहेगा। हाँ, स्कूल में काम आया।
संभाल के रखेंगे बच्चे जीवन में। बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और फिर इतने सारे कविता जो उसमें आए हैं, ये बड़ी बात है। एक प्रतियोगिता में भी निर्णायक था। ये अच्छा हुआ कि इन लोगों को उनका संबंध बना रहा कविता से, हिसाब से। मनोज जी की कविता बहुत कविता है ज़्यादा बच्चों ने पसंद की। अच्छा, ये जरा मंडली टच है गाँव के और हाँ, अपने हाँ, आसपास हाँ। की चीज़ों का उनका वर्णन है ना। तो उनका पाठ ज़्यादा बच्चों ने 6-7 स्कूल में भी होता है तो ज़्यादातर वो पसंद की गई। बच्चे थोड़ी देर से मनीष पुष्कले मेरा कजिन है। अच्छा अच्छा हाँ मामा जी का बेटा। अच्छा, मेरा एक्सीडेंट है। अच्छा मामा जी वही भोपाल में ही रहते हैं। हाँ 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 हाँ, दोनों वही रहते हैं। क्या मैं ले लूँ? मैं ले लूँ। एक ही है ना। उन्होंने बहुत सक्रियता से भाग लिया और बहुत तैयारी इन्होंने की थी, और सभी 6 कवियों की 2-2 कविताएं इन्होंने पढ़ी, उसमें से खुद इन्होंने कविता चयनित की थी। ये स्कूल के प्राचार्य गण भी हैं और ये बहुत उल्लेखनीय सहयोग उन्होंने प्रदान किया। इन जो प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका में विद्यालय के एक शिक्षक, भाषा के और सागर शहर के साहित्यकार शामिल रहे हैं। इस सभागार के प्रवेश स्थल पर आग्नेय, जिनका जन्म 24 जनवरी 1935 को हुआ और देहावसान 26 अगस्त 2023, उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हैं। मेरे बाद मेरा घर, अपने ही खिलाफ, लौटता हूं उस तक, सराहने मीर के, भूल गए शब्द लिखना, सारा वृत्तांत उसके लिए, मानहानि, कोई हो जो देखे एक दिन का जीवन। उनकी कुछ गद्य कृतियां भी हैं, शब्दाती, सत्यापित। उन्होंने सदा मीरा का संपादन किया, साक्षात्कार के संपादन से संबद्ध रहे। तो इस पहले सत्र में इसका शीर्षक उंगलियां धूप की नहीं होती। वक्तव्य के लिए हम अरुणाभ सौरभ को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अरुणाभ आए। अरुणाभ क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में हिंदी के सहायक आचार्य हैं, कवि हैं, आलोचनाएं भी लिखते हैं, 4 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, मैथिली में भी कविताएं लिखते हैं और अनेक पुरस्कार, ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा सम्मान और हाल ही में उन्हें हेमंत स्मृति कविता सम्मान से सम्मानित किया गया है। आग्नेय की कविता पर वक्तव्य के लिए अरुणाभ आमंत्रित हैं। बहुत आभार भाई मिथिलेश शरण चौबे जी। और एक कवि ने पहली बार इस शहर को देखने समझने का मौका दिया है, तो मैं इस शहर को और इससे जुड़ी जितनी प्रतिभाएं रही हैं आज तक, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आग्नेय की कविताओं पर मुझे बात करनी है और संयोग ऐसा है कि इस सत्र में मैं अकेला हूँ तो भरपूर लाभ ले सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
आधे घंटे में मैं अपनी बात को आधे घंटे के भीतर खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो परिचय आग्नेय जी का दिया गया और आदरणीय अशोक जी ने जो पहचान सीरीज की बात की थी, पहले जनसत्ता से जो लोग, जो नए युवा लोग हैं, मैं खासतौर पे उनको बताऊं कि दुनिया मेरे आगे के कॉलम में भी अशोक जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि पहचान सीरीज को वो फिर से, अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो वो पहचान सीरीज फिर से शुरू करेंगे। कब शुरू कर देंगे, हालांकि अशोक जी कर सकते हैं कभी। उनकी जो साहित्य के प्रति जिद और उनका जो एक खास तरह का प्रतिरोध है, उसमें कभी भी ये काम हो सकता है। बहरहाल आग्नेय जी का जो पूरा परिचय दिया गया और छोटेलाल दुबे जी, तो फिर से मैं उसे दोहराने की कोशिश करता हूं कि 24 जनवरी 1935 को इस शहर में जन्म लेने वाले आग्नेय हिंदी के समादृत कवि, लेखक और संपादक रहे। इनकी शिक्षा इतिहास में हुई एमए तक की, और बाद में इन्होंने एलएलबी किया। पहचान सीरीज में प्रकाशित अपने ही खिलाफ और मेरे बाद मेरा घर, लौटता हूँ उस तक, सिरहाने मीर के, सारा वृत्तांत उसके लिए, चर्चित कविताओं की पुस्तकें हैं। साक्षात्कार, सदा नीरा सहित कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। सर्वहारा, जनयुग, संवेद और पहल के भी कुछ अंक को उन्होंने देखा है। आजीविका के लिए जैसा बताया गया कि कई महत्वपूर्ण जो शैक्षिक प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रहे। अनुवादक के रूप में बहुत सारा कार्य उन्होंने किया है। रक्त की वर्णमाला और उत्खनन, इस सिलसिले में उनकी स्मरणीय पुस्तकें हैं। एक दिन का जीवन जो है, उसमें कविताएं, डायरी, नोटबुक उनकी अंतिम प्रकाशित पुस्तक है। पुष्किन सम्मान और भवभूति अलंकरण सहित जो प्रतिष्ठित पुरस्कार समय समय पर उन्हें मिलते रहे हैं। अपने ही खिलाफ अशोक वाजपेयी जी द्वारा संपादित और प्रकाशित पहचान सीरीज की चौथी पुस्तक है। और मेरे बाद मेरा घर रामकृष्ण प्रकाशन विदिशा से 1995 में प्रकाशित हुआ। स्वयं में स्वाधीन यह कविता संग्रह उनके लिए है जो किसी दीवार के समीप है और दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह संग्रह अपने समय, समाज और तत्कालीन परिस्थितियों में घट रही समस्त चीजों का साक्ष्य है। साथ ही कविता के नए इलाके में एक सार्थक हस्तक्षेप की तरह। लौटता हूं उस तक आधार प्रकाशन पंचकूला से 1997 में प्रकाशित होता है। और यह कविता संग्रह प्रेम कविताओं का है। इसका केंद्रीय तत्व प्रेम है। प्रेम कविता लिखना सबसे आसान और सबसे कठिन दोनों है। संसार के जो पारिस्थितिकी का संतुलन है, उसका आधार प्रेम है। ऐसा आग्नेय के इस संग्रह को पढ़ते समय आपको प्रतीत होगा। प्रेम कविता लिखना हर समय में प्रासंगिक रहता है, पर आग्नेय की जो प्रेम की समझ है और जीवन की गहन अनुभूतियां हैं, उसके ताप से सिझाकर प्रेम का रस परिपाक जो उन्होंने कविताओं में निर्मित किया है, वह देखने योग्य है। इसलिए उनकी कविताओं में प्रेम धीरे धीरे यथार्थ के साथ सम्मिलित होता है। जहां आधुनिक जगत जैसा कि अशोक जी ने भी कहा है कि एक तो बहुत पढ़े लिखे कवि हैं और विश्व साहित्य का इतना गंभीर अध्ययन उन्होंने किया। मेरी 2-3 बार बातचीत रही है, उससे मैंने ये देखा कि वो उन कवियों को कोट करते रहे हैं अक्सर, जिस कवि को हम लोग पढ़ते समय, जिनका नाम पहली बार लोग आग्नेय जी के मुंह से लोगों ने सुना है, और उन लोगों का उन्होंने अनुवाद किया है ऐसे वैश्विक कवियों का जिन कवियों ने अपने देश में एक बहुत बड़ा बौद्धिक विमर्श कविताओं के माध्यम से खड़ी करने की जिनकी कोशिश रही है।
तो मन के कोने से गहन संवाद कर अनुभूतियों की जो सूक्ष्म पीड़ा है उसको आत्मसात कर कभी मन प्रेम में अपने तरीके से डूबता उतरता और इनकी कविताओं में उतराता हुआ दिखता है। एक उदाहरण देखिए कि रात में जिसे प्यार करता हूं, दिन में उससे ही घृणा करता हूं। अंधकार में ही खड़े रहे सब, स्थगित रहे सूर्य का प्रकाश। जब तक मैं बचा हूं जानता हूं रचा गया है सूर्य जीवन के लिए, अंधकार भी तो रचा गया है प्रेम के लिए। अंततः मुझे अंधकार में उसके साथ उसके प्रेम के लिए खड़ा रहना है। तो ऐसी जो प्रेम की कविता है वो एक तरफ प्रेम और दिन में घृणा, रात में प्रेम और दिन में घृणा करने वाली बात। एक कविता में वो कहते हैं कि मेरी कविता में ना तो उन्माद है ना आसक्ति है, प्रेमातुर से अधिक कामातुर हूं। न जाने कितनी बिट्रिसों की खंडित प्रतिमाएं फेंकी जा चुकी है। मेरी कविताओं के नर्क में मुझे अफसोस है, मैं एक समकालीन बुद्धिमान कवि हूं। ये भूल गए शब्द लिखना में ये कविता है। हाँ, कविता के प्रति एक आसक्ति और कविता के प्रति एक आश्वस्ति दोनों दिखेगी और अनासक्ति भी है। जैसे कि देखे कि जला दो उस किताब को जिसमें तुमने कविताएं लिखकर अमर बन जाने की कोशिश की है और तुम जीवन जीने के विरुद्ध खड़े दिखते हो। ऐसे कवि जो बीहड़ कवि, जो आधुनिकता बोध के साथ साथ अमरत्व और पूजा नहीं चाहता है, वह सर्जना चाहता है। आग्नेय सर्जना, विवेकवान सर्जना की जो उपस्थिति है उसके साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ संपूर्ण जीवन खड़े रहे हैं। इसलिए इस कवि की चर्चा, और दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदी कविता में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को भुला दिया जाता है जिसके भीतर एक मुंहफटपन हो, जो अपनी बात को बेबाक तरीके से कहने की जिसमें हिम्मत हो। ऐसे लोगों को कम पसंद किया जाता है अमूमन। तो उसके शिकार बहुत से लोग हो सकते हैं। और लेकिन जहां तक जीवन के कोने से, एक कोने से दूसरे कोने में प्रवेश करने की कथा और उसका पूरा मनोविज्ञान जिस आग्नेय के पास है, जिसमें जीवन से सुंदरता खोज लेने का एक अभ्यास है और जीवन को सुंदरता से देख लेने का सहज आभास भी। जीवन से जीवन की तलाश और उस तलाश को खोजने और उस तलाश में जीने की कोशिश, उस जीवन के विकास क्रम में सुंदरता की गुंजाइश यहाँ बची हुई है। जवानी से बुढ़ापा आने के बाद भी जो सुंदरता खोज लेती है, रस से रसायन और बीज का सपना ही हरियाली तलाशना है, यही कविता है और कविता की ताकत भी है। आग्नेय की कविता में जीवन की बहुलता है, तो जीवन से बहुधा अर्थों में गतिशील तत्वों की तलाश इन कविताओं में साफ दिखलाई देता है। कहते हैं कुछ लोग इतने किस्मत वाले होते हैं, पार कर जाते हैं मौत का दरवाजा। खुली आंखों से कुछ लोग ऐसे बदकिस्मत हैं, आंखें बंद कर देती है जिंदगी मौत आने के पहले। कुछ लोग अभिशप्त हैं, जीते जी हो जाते हैं विक्षिप्त सन की लाइलाज, मरते रहते हैं तिल तिल, खोले रहते हैं आंखें, सुनाई नहीं देती उसकी पदचाप, जिसकी प्रतीक्षा में जीना होता है निकृष्ट जीवन। आग्नेय सुशिक्षित कवि होने का पूरा लाभ भी अपनी कविताओं में उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। चूंकि देश विदेश के साहित्य और विश्व साहित्य के गंभीर अध्येता जितने कवि रहे हैं,
उन्होंने अपनी कविता में इसका भरपूर लाभ उठाया है। इसलिए इन कविताओं में उसका पूरा संस्कार अगर आपको दिखाई दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोक और शास्त्र का गहन अध्ययन करके विश्लेषण की सूक्ष्म समझ इन कविताओं में है। इन सबको मिलाकर इनकी कविताओं की निर्मित हुई है। सरल भाषा में गतिशीलता, बिंबों के सहारे सौंदर्य शास्त्र के विविध आयामों में से ये विविध आयामों से ये कविताएं युक्त हैं, जिसमें तर्क की, विचार की, संवाद प्रक्रिया की, जन श्रुतियों की, लोक तत्वों की, विदेशी और भारतीय कथाओं की शास्त्र सम्मत पड़ताल अपनी कविताओं में रचते हैं। यही इनकी प्रवृत्ति है और खासियत भी। इसलिए ये कविताएं शोर शराबे से बिल्कुल अलग अपना वजूद तय करती है, वह भी पूरी वैचारिक दृढ़ता के साथ। लंबी दूरी का तेज धावक थकान महसूस कर रहा है। जब यह सब हो रहा है, कैसे मैं अपनी जगह पर खड़ा रह सकूंगा? सारी चीजें हट रही हैं अपनी जगह से। भाषिक सुंदरता देखनी हो जो एक पूरी पीढ़ी बनी, यानी कि हमारा जो हिंदी कविता का 7वां दशक है, अशोक जी का, आग्नेय जी का, वह भाषिक सुंदरता से सुगठित कविताएं रचने की वह पीढ़ी। चूंकि उसके पहले की पीढ़ी आप देखेंगे तो वो पूरा कविता आंदोलन, राजकमल चौधरी, धूमिल, उन सब की पूरी पीढ़ी रही है। उसके बाद जो यह एक पीढ़ी आती है, जो मतलब हिंदी कविता में जो एक अराजक भाषा आ गई थी, उससे बहुत शांत और स्थिर भाषा, और एक ऐसी भाषा जिसमें जीवन अपने बहुलार्थ तत्वों के साथ उपस्थित है, तो वह भी देखने योग्य है। अपने खास मिजाज, तेवर और अंदाज के लिए ये कविताएं याद रखी जाएंगी। सौंदर्य बोध का ऐसा अभ्यास कम कवियों के यहाँ है, मैं यह भी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बिंब सृष्टि में बहुत सार्थकता से काम आग्नेय लेते हैं। एक ही कविताओं की 2 अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग बिंब विधान कविताओं की खूबसूरती के लिए आवश्यक है। चाक्षुष, श्रव्य, दृश्य बिंब एक साथ उद्घाटित होकर आइडियोलॉजिकल कंट्रास्ट के साथ एक रंग संयोजन की बारीक बनावट कविता के कैनवास को सुंदर बनाते हैं। रचने की जो एक यगानगी है, उसमें आग्नेय अव्वल कवि रहे हैं। नायाब रचने की बेफिक्र कोशिश और जिंदगी के जद्दोजहद से दूर बेखौफ आजादी तलाशती जमीन और उसकी भाषा, उसके कवि है आग्नेय, जिसमें चौंकाने वाली अदायगी और बनावटीपन दोनों नहीं दिखेगा आपको। इसीलिए इन कविताओं को बार बार पढ़ने की जरूरत है। और यह जो प्रयास है इस तरह का कि उस शहर में, जिस शहर ने कवि को जन्म दिया, उस शहर में जाकर वहां के लोगों के बीच में उन कविताओं पे बातचीत कराने का, तो इस उपक्रम में जो लोग शामिल हैं, इस प्रक्रिया में, यह एक बहुत ही सार्थक प्रक्रिया है। और हिंदी समाज में इस तरह की कोशिश पहली बार हो रही है। इसका इसलिए हम सब लोगों को दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए। यही खासियत कविताओं की और वो उनके कवि की कविता की तरह जीवन जीने वाले जो कलाकार हैं, ऐसी कोशिश कम लोगों की होती है। कविता में कविता की तरह नहीं, जीवन में कविता के कुछ एक कवियों की परंपरा के कवि हैं आग्नेय। हमारे समय ने जो कुछ जीने की शानदार कला के रूप में जिन चीजों ने, समय ने जो कुछ देखा है कला के रूप में, उसके नायाब उदाहरण के रूप में जीवन और कविता दोनों को आप रख सकते हैं। और इन कविताओं में जितना जीवन है उतनी ही कविता है।
एक आज भी कविताएं खूब लिखी जा रही है, और जैसा कि अशोक जी कह भी रहे थे कि कविताएं, खराब कविताएं लिखी जा रही हैं, और ज्यादातर तो खराब ही लिखी जा रही हैं। लेकिन जहां अच्छी कविताएं हैं और कविता की जो एक विश्वसनीय परंपरा है, उसको गढ़ने का काम कुछ एक कवि बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं और किया है। उस विश्वसनीयता को पहचानने की आवश्यकता हर दौर में रही, आज भी है, क्योंकि कविता हर दौर में अपनी भाषा में किया गया सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, और उस सर्वश्रेष्ठ चिंतन में संपूर्ण जीवन को बहुत ही कम शब्दों में कहने की आदत कवियों के पास है। और ऐसा कवि जो कि अपने जीवन को इस पूरे मतलब पृथ्वी के आलोक में देखने की कोशिश करे, तो उस कवि पर कम बातचीत हो, यह हम जैसे सामान्य पाठकों के लिए या कविता प्रेमियों के लिए बहुत ही खटकने लायक स्थिति है। आपको आश्चर्य होगा कि आप किन्हीं माध्यमों में जाइए, आग्नेय की कविता पर एक ढंग की आलोचना, किताब तो छोड़ दीजिए, एक लेख नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? जो कवि कह रहा हो कि सीना तान कर चलता हूं दिन रात, गजराज की तरह घूमता हूं सड़कों पर, अपने मित्रों और शत्रुओं के समक्ष दंभ से भरी रहती है मेरी मुखाकृति, मेरी वाणी, अलस सवेरे गुजरता हूं उस सड़क पर जिसके बाईं ओर शमशान है, विनम्र हो जाता हूं चींटी की तरह, आज स्वयं चलकर आया हूं यहां तक, कल लाया जाऊंगा कंधों पर यहां तक। अब ऐसी जो कविताएं लिखी गई, अब आज तो बहुत सरल है माध्यम हमारे पास, आप गूगल कर लीजिए, आपको आग्नेय की कविता के ऊपर एक ढंग का लेख, किसी पत्रिकाओं के लिंक, किसी ब्लॉग्स, कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो सदानीरा और उससे लिंक्ड जो वेबसाइट बनाई है, वही उनकी सभी कविताएं और उनकी सभी कृतियां स्कैन्ड फॉर्म में उपलब्ध है। हालांकि पढ़ने के लिए हम सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लेख तक नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे मैं किसी भी तरह से इन चीजों से कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता कि क्या ऐसी जिम्मेदार पंक्तियां लिखने वाले कवि को अचानक से गायब कर दिया जाए या साजिशन गायब किया जाए। ये बात सबको खटकनी चाहिए, और इस शहर के लोगों को खास तौर पर खटकनी चाहिए, और मेरी पूरी संवेदना आपके साथ है। तो इस कविता की कुछ और विशेषता देखिए कि फूल के बोझ से टूटती नहीं है टहनी, फूल से अलग कर दिया जाता है टहनी, फूल ही अलग कर दिया जाता है टहनी से, उसी तरह टूटता है संसार, टूटता जाता है संसार, मेरा और तुम्हारा, चमत्कार है या अत्याचार है इस टूटते जाने में, सिर्फ जनता है टहनी से, सिर्फ जानता है टहनी से अलग कर दिया गया फूल। यह संवाद, और कई कविताओं में वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष एकदम संवाद करने की स्थिति में होते हैं। एक जगह यह संवाद ईश्वर से और ईश्वर की बनाई चीजों से एक जागृत कवि पूछ रहा होता है। इस कवि के पास संसार को समझने की तमाम कला है। मुझे एक मनुष्य का जीवन चाहिए, वैसे मनुष्य का जीवन जिसे चाहा है कवियों ने अपनी कविताओं में। सहजता इस कवि की केंद्रीय विशेषता है। इसी सहजता के धरातल से बड़ी बड़ी बात कहने को बहुत बोलचाल की सामान्य भाषा में
कहने की पूरी एक ताकत आग्नेय की कविताओं में है। एक पूरा लोकल मन उसकी स्थानीय विशेषताओं के साथ इन कविताओं में उपस्थित रहता है। दृष्टि जिसकी वैश्विक है, लोकल मन है और दृष्टि वैश्विक है। यह बात और बहुत प्रामाणिक ढंग से आग्नेय अपनी कविताओं में कहते हैं। ये कविताएं हमारे समाज की विश्वसनीय आवाज है और स्थानीयता, निजता और बोलचाल की भाषा में कविता कहने की एक आदत, साधारण चीजों को कवित्व की गरिमा प्रदान करने की कोशिश। कई कविताओं की जो शिल्प संरचना है उसमें हो सकता है कि आपको पूर्ववर्ती कवियों की छाप दिखाई दे, तो यह उस छाप का भी हमें स्वागत करना चाहिए। और भाषा, इनकी जो आग्नेय की भाषा पर अगर आप देखेंगे या 7वें दशक के कवियों की भाषा जब आप देखते हैं तो वह उस भाषा का उस भाषा पे अलग से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा एक जटिल सामाजिक वस्तु है जिसे कोई एक दृष्टिकोण पूर्णता से व्यक्त ही नहीं कर सकता। व्यक्त भाषा समुच्चारणे कहने से सिर्फ कार्य नहीं चलेगा। इसीलिए कि कोई दृष्टि हो, कोई दृष्टिकोण हो, आप भाषा की कोई एक परिभाषा बना ही नहीं सकते। और उसमें भी जब कवि की भाषा हो, यानी कि भाषा में जो सर्वोच्च भाषा हो, तो उसके लिए कौन सा दृष्टिकोण सही गलत है, बल्कि यह देखना चाहिए कि कौन सा दृष्टिकोण या सिद्धांत किस प्रयोजन के लिए कितना उपादेय हो सकता है। या भाषा की व्याख्या या विवरण, कविता की भाषा अगर हो उसका विवरण आप देंगे तो अन्य क्षेत्रों में जो अनुप्रयोग और सामाजिक संप्रेषण है उसे भी आपको औजार के रूप में देखना पड़ेगा। इसीलिए 7वें दशक के कवियों की भाषा हमारे लिए टूल्स की तरह भी है कि आखिरकार हिंदी कविता की भाषा में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। आप कहते हैं साठोत्तरी कविता जिसमें मोहभंग हो, जिसमें एक साथ भाषा में अराजकता हो और तुरंत एक पूरी पीढ़ी आ जाती है जिसकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। बल्कि यूं कहिए कि 7 कवि मतलब बड़े हो रहे हैं एक ही समय में। 6ठे और 7वें में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अचानक से यह परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन में आप काव्य भाषा खास तौर पे जिस तरह से बदलती है वह आपको बहुत कॉग्निटिव लेवल पर उसका चेंज दिखाई देगा। कॉग्निटिव जो सेंस होता है उसको कवियों ने बहुत बारीकी से समझा है। जब हम यह देखते हैं कि भाषा व्यक्ति की है, सबसे पहले उसी से संबद्ध है। यही वजह है कि भाषा का विवरण देने और उसकी व्याख्या करने के लिए जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक है वह यह निर्धारित करता है कि भाषण किया कि भाषा मानव व्यवहार किया कि इस निर्णय ने कि मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनि है। ये सब बड़ा कंफ्यूजन है। और कोई कहते हैं कि नहीं, पशु पक्षियों की भाषा जो है उसमें संकेत की भाषा, अंग निक्षेप की भाषा है और भाषा के दायरे से बाहर जो चीजें जा चुकी है उसका भी तर्क दे करके एक भाषा विज्ञान की अवधारणा को खड़ा करने की कोशिश होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक कवि, पूरे 7वें दशक का कवि जब अपनी काव्य भाषा में आता है तो अपनी स्थानीयता, निजता, अपने भूगोल को समझता हुआ, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी को समझता हुआ अपने पोएटिक सेंस को निर्मित करता है। इसीलिए इस तरह के कवियों पर बात करने से न सिर्फ हमारा बोझ हल्का होता है बल्कि हमारी जो एक पूरी चेतना में जिस काव्य भाषा को लेकर के हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी चेतना उस तरह की भाषा को बहुत धीरे धीरे समझ करके उसमें घुलने मिलने का कार्य करती है। चूंकि यह अर्जित व्यवहार है और विशिष्ट मानवीय व्यवहार है जिसका मूलाधार ही संप्रेषण है,
यानी मेरी बातचीत आप तक हो गई और आपने मुझे समझ लिया, मैंने आपको समझ लिया। लेकिन जहां काव्य भाषा की बात हो तो उसमें सृजनात्मकता की जो एक कोशिश होती है वह दिखता है। इस कवि के पास यह कवि कहीं यह नहीं कहता कि मैं अपनी सम्मोहित हत बुद्धि के आगे बार बार अपने उस लोकनायक को चुनता रहा जिसके पास हर एक सवाल का बस एक ही जवाब था, यानी कि कोट के बटन होल में महकता हुआ एक फूल गुलाब का। तो यहां पर यह कवि इस तरह की बात नहीं करता। अशोक जी ने आलोचना में जो धूमिल की आलोचना में उनका लेख है उसे भी आप पढ़िए, तब आपको यह बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि पटकथा कविता में मतलब कविता होने से पहले बहुत सारे इतनी नारेबाजी हो गई है कि चीजें बहुत घालमेल हो गई है उसमें। हालांकि हम लोग उसको बहुत उद्धृत करते हैं कि अपने यहाँ लोकतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, अपने यहाँ संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। लेकिन अगले और 7वें दशक के जितने कवि हुए हैं इन्होंने इस तरह की लोकतंत्र का मजाक उड़ाना या मतलब संसद का मजाक उड़ाना इस तरह नहीं काम किया है। बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ चीजों को समझ करके, विश्व साहित्य को पढ़ करके, बूझ करके और फिर उससे पूरे लोकतांत्रिक विवेक के साथ कविता निर्मित करने की कोशिश इस दशक के कवियों की विशिष्टता है, जो अंतःकरण के पाताल में रहना जीना सीखना है, एक अंधे बहरे और गूंगे आदमी की तरह। आज हम लोग चूंकि शिक्षा में काम करते हैं, सबसे ज्यादा पिछले एक दशक से बात बहुत ज्यादा लोगों को कोट किया जाता है कि सारी चीजों को इंक्लूसिव कर दो, इंक्लूसिव एजुकेशन बना दो। इंक्लूजन और इन चीजों पर बहुत बात हो रही है। आग्नेय की अगर इस कविता को देखेंगे तो हताशा के लोक में यह कविता है। यह देखिए कि किस तरह अपने को कहते हैं कि अंधे बहरे और गूंगे आदमी की तरह, और हमारे जीवन में लिखी गई कविता की किताब एक एक पन्ने में लिखी एक पूरी किताब जैसी है, जिसे कभी हम अलग अलग पन्नों में पढ़ने लगते हैं। बहरहाल बातें बहुत हो सकती हैं। मैं यही कहूंगा कि आग्नेय एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत समादृत कवि हैं, जिनकी कविताओं को पढ़ने के बाद आपको प्रतीत होगा कि जिम्मेदारी से कविता कहने की कोशिश कैसी है। जब आप विवक्षा जैसे संग्रह को पढ़ते हैं तब आप समझते हैं कि अशोक जी की कविताओं में कितना रेंज है। तो जब आग्नेय को पढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि इस कवि का रेंज कितना बड़ा है, और यह मिट्टी यानी सागर की यह जो जमीन है, यह इसका मतलब कवियों के लिए बड़ी मुफीद जमीन है। जिन बच्चों ने पुरस्कार भी पाया है वह आपको हमने इसलिए दिया है ताकि आपको इंजेक्ट किया जा सके। आप भी इन चीजों को समझिए कि आपके शहर में पहले कितने लोग बिगड़े हैं। तो आप हम लोगों के साथ आइए, पूरे कायदे से बिगड़िए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। 3 कवियों पर चर्चा की जाना है और अभी केवल एक कवि पर विचार संभव हो सका है। ये बगल के सभागार में हम सभी भोजन के लिए चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लौटेंगे। जितेंद्र कुमार के और कवि त्रयी स्मरण के तहत उदयन वाजपेयी का वक्तव्य होगा। तो हमारे पास समय कम है, तो आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं।